Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं भारत की आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पी.आर. शंकर जी। हम इनका समय पहले भी चुराते रहे हैं, आज फिर इनका समय चुरा रहे हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि अभी-अभी जो कुछ रोज़ पहले पाकिस्तान की मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन ने पाकिस्तान के इलेक्टेड ऑफिशियल्स और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ जो ज़बान बरती है, क्या किसी भी प्रोफेशनल आर्मी का ये शेवा होता है? और भारत की आर्मी तो हमेशा से बहुत प्रोफेशनल आर्मी रही है, वो इस एंगल से हमें बताएँगे। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात भी हुई कि अभी 1-2 रोज़ पहले हिंदुस्तान टाइम्स की लीडरशिप समिट में भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने बातचीत करते हुए जब उनसे ये पूछा कि पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्स के बारे में उनका क्या ख्याल है, वहाँ तो एक डिक्टेटोरियल निज़ाम वापस आ गया है, तो उन्होंने कहा कि वहाँ तो आर्मी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूल हमेशा से रहा है, जब से पाकिस्तान बना है 79-80 ईयर्स व्हाटएवर इट इज़। तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई नई बात नहीं है। इस पे फिर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने रिटेलिएट किया है और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर को इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए और फिर एक बार क्लेम किया हमने तो अभी-अभी भारत के दांत खट्टे किए हैं। तो मैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड पी.आर. शंकर जी से इस एस्पेक्ट से भी जानना चाहूँगा और इसके साथ-साथ रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का जो एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग विजिट रहा भारत का, उस हवाले से क्या ऑप्टिक्स बनते हैं, क्या उसके स्ट्रैटेजिक और डिफेंस रिजल्ट्स हैं और जियोपॉलिटिक्स पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उस पे भी हम कारी लेंगे इनसे। और इसके बाद हम फिर आखिर में, इसी शो के आखिर में, पाकिस्तान के हवाले से लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल पी.आर. शंकर साहब की ओपिनियन लेंगे पाकिस्तान का ये जो अब नया एक रूप सामने आया है, यानी 5 साल का कॉन्स्टिट्यूशनल आर्मी डिक्टेटोरियल सेटअप, ये भारत के लिए कितना कंसर्निंग हो सकता है। तो मैं स्वागत करता हूँ चेन्नई से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड पी.आर. शंकर साहब का। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमें वक्त दे रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू ताहिर जी, आपने दोबारा हमें टैग टीवी के ऊपर बुलाया और आपका चैनल बहुत अच्छा चैनल है। मैं सबको बताना चाहता हूँ, मैं बहुत कम चैनल्स में जाता हूँ और उसमें टैग टीवी एक है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा बैलेंस्ड चैनल है। हर चीज़ सही तरीके से और सही महीने में सबको आपको अब तक खबर पहुंचाते हैं। अभी ताहिर गोरा साहब ने दो चीज बताया, एक तो पाकिस्तान का हालत और दूसरा रूस और भारत का संबंध। जहां तक पाकिस्तान का हालत है, एवरी डे ये बिगड़ता हुआ जा रहा है। जैसे आप उन्होंने बताया अभी, पाकिस्तान आर्मी और उनके पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में तू तू मैं हो रहा है, विच इज नॉट गुड। किसी देश के लिए अगर ऐसे तू मैं हो गया, एक बिटवीन द आर्मी एंड द पॉलिटिकल सिस्टम, इट्स नॉट गुड एट ऑल। बट बात यह है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी कौन सा है? वो है फौज। कोई हैरानगी की बात नहीं है कि वो पीटीआई के लोगों को बोलें और उनसे गाली गलौज करें वगैरह वगैरह। और अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 दिन से वो इमरान खान के पीछे पड़े हैं कि जिस तरीके से वो सोचते हैं कि इमरान खान जो पिछले 1 साल से जेल में बंद पड़ा है, एक काली कोठरी में, ही इज बीन केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर मेनी टाइम्स। हाउ कैन ही ब्रेक अप अ कंट्री? एंड ये खुद, ये किसी और ने बताया नहीं,
खुद पाकिस्तान आर्मी बोल रहा है ये शेख मुजीबुर रहमान के तरफ बन रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान आर्मी इमरान खान को शेख मुजीबुर रहमान बना रहे हैं, ये बना रही है। जिस तरीके से उसके साथ आप सलूक करो वो आदमी उसी तरीके से बिहेव करेगा। तो मेरे ख्याल में ये दिन दूर नहीं है जब कुछ होने वाला है। यू नो, यू डोंट नो, पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू वेरी अनसर्टन फेस। बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान के दोनों साइड, अफगानिस्तान और इंडिया, एक्सटर्नली बिल्कुल हालत बिगड़ा हुआ है इनका। इंटरनली भी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के साथ वो दोनों प्रांत जो है इनके हाथ से निकल गए हैं। पॉलिटिकली भी पीटीआई और टीएलपी के साथ बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे आपको पता है टीएलपी के साथ तो बिल्कुल पिछले महीने जो मुरीद के में हुआ था और मुरीद के लाहौर में, इट वाज एक्चुअली मैसेकर, क्योंकि 100 से ज्यादा लोग मारे गए। अब दिन दूर नहीं है जब ये पीटीआई के साथ भी ऐसे कुछ हो जाएगा, फिर क्या होगा। मेरा सवाल एक ही है इसमें, पाकिस्तान के आवाम ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रही है। अगर हमारे देश में होता, अगर पाकिस्तान में ऐसे हाल, मतलब भारत में ऐसा हालत होता कि एक नाजायज सरकार अपना मनमानी करे और फौज बीच में आके ऐसे सब कुछ चलाए, तो वो 2 दिन टिकेगी नहीं, क्योंकि भारतवासी सब लोग जमीन पे उतर आएंगे, सड़क पे उतर आके ये ऐसे नाजायज सरकार को या ऐसे लोगों को धक्का दे देंगे। हमारे देश में एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आनाकानी के बाद बिल्कुल नहीं कर सकता, पर इस देश में कर सकता है। पाकिस्तान में ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही नहीं, कोई भी एरी गैरी जनरल साहब आके कुछ भी बकवास कर देता है। और मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान के लोगों के अंदर क्या जमीर है, स्वाभिमानता है कि वो ये सब सह रहे हैं कि उनका अपना देश में एक नाजायज सरकार है, उनको गुर्बत के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, पानी नहीं है, पानी का किल्लत है, स्वास्थ्य का किल्लत है। पाकिस्तान ऐसे एक देश है जहां अभी तक पोलियो है, और सब कुछ है, और एक आम पाकिस्तानी एवरी डे वो गरीब होता जा रहा है। उस हालत में अ, कब तक ये सहेंगे पाकिस्तानी लोग। एक मूल प्रॉब्लम है। आप देखिए जब मुशर्रफ को हटाना था तो जितने जज थे और लॉयर थे वो सड़क पे उतराए और मुशर्रफ को हटा दिया। आज वो उनको भी दे बीन कट टू साइज। ये 26th और 27th अमेंडमेंट के तहत उनका भी जुबान काट दिया गया है। उनके पास भी ये साहस नहीं है कि वो कुछ बोले। मैंने सुना था कि पिछले हफ्ते या 10-15 दिन पहले ये कुछ जजों का मीटिंग हुआ था, और उस जजों का मीटिंग में एक आध जज ने कुछ बोला पर बाकी सब चुप रह गए, और उनका हालत मेरे ख्याल में कुछ है ही नहीं। तो उस हालत में मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान का होगा क्या आगे, वो अपना जाने और क्या जाने। पर इतना मैं बता सकता हूं, अगर पाकिस्तान कुछ फिजूल हरकत करेगा भारत के अगेंस्ट, तो भारत चुप नहीं रहेगा। भारत के लोग मांगेंगे जवाब, और ये जवाब मांगेंगे उनके सरकार से, और सरकार उसको जवाब देना पड़ेगा। किस तरीके से देंगे, आपने सिंदूर में एक झलक देख लिया है। आगे जाके कुछ ऐसे ही होगा। अगर if Pakistan starts externalizing its problems towards India, and the time has gone कि वो एक्सटर्नलाइजेशन अफगानिस्तान की ओर भी करें, क्योंकि वहां से भी इनको जूते ही पड़ रहे हैं। आई डोंट नो, ये पाकिस्तान की अवाम की बात है, क्या उनके अंदर कुछ है
स्वाभिमानता है या इज्जत है, क्या है या नहीं है, वो खुद जाने। आपने बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही कम्प्रिहेंसिवली सिचुएशन बताई और भारत की तरफ से भी जो कंसर्न है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म का मिसएडवेंचर करने की कोशिश की गई, तो भारत उसका सख्त जवाब देगा। आप भी ये बात हमें बता रहे हैं, भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप भी ऑपरेशन सिंदूर से अब तक हमें यही बता रही है। अभी रिसेंटली जैसा कि मैंने पीछे कहा था कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने हिंदुस्तान टाइम्स के लीडरशिप समिट में बातचीत करते हुए जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि भई पाकिस्तान में ये जो नया सेटअप आया है और आर्मी चीफ को अब चीफ द डिफेंस फोर्सेस बनाया गया है। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में मिलिट्री का राज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो जब से पाकिस्तान बना है तब से चला आ रहा है। इस पे पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने आज बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो किया। उन्होंने कहा हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पाकिस्तान की तरफ से भारत को बहुत ही सख्त मैसेज दिया, हमने फ़तह हासिल की। जैसा कि सर वो ये बात बार-बार कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि भारत एक गैर ज़िम्मेदार देश है, ऐसी बात फ़ॉरेन मिनिस्टर ने क्यों की? हालाँकि जो बात फ़ॉरेन मिनिस्टर ने की, वो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, ऐसा ही चला आ रहा है। तो आप सर इस बात को कैसे देखते हैं? एक कमेंटेटर होने के नाते, एक बहुत ही सीनियर फॉर्मर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होने के नाते। देखिए, पाकिस्तान सोचती है कि उन्होंने फतह हासिल कर दिया, क्योंकि एक झूठा अफवाह फैला के कि उन्होंने 7 हवाई जहाज हमारा गिरा दिया, रफाल गिरा दिया, वगैरह वगैरह। यू नो, 4 दिन पहले मैं एक देख रहा था, एक न्यूज आइटम डॉन के अंदर, और ये है 6 या 7 दिसंबर 71 की बात है। हेडलाइन: 49 इंडियन एयरक्राफ्ट शॉट डाउन, और हम अभी फतह हासिल करेंगे। 10 दिन के बाद क्या हुआ? पाकिस्तान टूट गया, हार गया पाकिस्तान। पाकिस्तान तो ना वेस्ट पाकिस्तान रहा, ना ईस्ट पाकिस्तान रहा, एक बांग्लादेश आ गया। और वेल, ये भी वही झूठी खबर है कि 7 हवाई जहाज अपने गिरा दिया हमें, हमारे भारत का, और फिर फतह हासिल कर दिया। कौन सी फतह है ये? देखिए, जंग जो है ना, इज ए एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिक्स। वॉर इज पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स, ये क्लॉजविट्ज ने बताया था, राइट? उसी तरीके से माओ ने बताया, पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लडशेड, वॉर इज पॉलिटिक्स विद ब्लडशेड। यानी पॉलिटिक्स का, वॉर एंड पॉलिटिक्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो इसका बड़ा नाता है। हार जीत युद्ध में या इसमें पॉलिटिक्स में होता है कि किस तरीके से आपके पॉलिटिक्स आगे गए। पाकिस्तान का पॉलिटिक्स देखिए आज के दिन किस हालत में है, इनका इकोनॉमिक्स देखिए, इनके इंटरनेशनल रिलेशंस देखिए। ट्रम्प भूल गया पाकिस्तान के बारे में, उसको अभी पाकिस्तान क्या है उसको याद नहीं है, क्योंकि ट्रम्प के और हिस्से, हिज फोकस और कहीं है। अभी वेनेजुएला में है, जापान के ऊपर है, कोरिया के ऊपर है, एक नया नया नेशनल स्ट्रेटजी निकाल दिया। अगर नया नेशनल स्ट्रेटजी देखोगे तो पाकिस्तान का जिक्र एक ही बार हुआ है कहीं। कोई कोई पूछता नहीं है पाकिस्तान को, और इनका इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है और पॉलिटिकली इर्रेलेवेंट हो गए हैं। तो हार किसका हुआ है, जीत किसका हुआ, ये तो सोचने वाली बात है। अगर मान लो 7 हवाई जहाज भारत का गिरा भी दिया, क्या उससे भारत का हार हो गया? आजकल, इनफैक्ट आजकल बहुत लोग, पाकिस्तानी कमेंटेटर बोल रहे हैं कि भाई हमने कुछ हासिल तो किया, पर उसके बाद भारत ने जो हमारे साथ किया वो तो अभी तक, वो वी हैव नॉट बीन एबल टू रिकवर। सो आई थिंक ये झूठा अ, अफवाहें फैला के, जो यू नो फॉल्स क्लेम्स दे पुट फॉरवर्ड, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान तो वही है, और पाकिस्तान नीचे जा रहा है। और पाकिस्तान, वेदर इट इज
इकट्ठा हो या टूटा हुआ हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता भारत को। ये मैं साफ बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान अगर जिस तरीके से है तब भी प्रॉब्लम है, अगर 4 हिस्सों में टूट गया या 2 हिस्सों में टूट गया तब भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अपने आप के साथ ठीक नहीं रह सकते, दूसरों के साथ ठीक नहीं रह सकते। चाहे वो इकट्ठे हो तो वो ठीक नहीं रह सकते, चाहे वो बिखर भी गए तो वो ठीक नहीं रह सकते। तो मेरी तरफ से वो जाने और अपना खुद जाने, उनका भविष्य जाने। अगर उनका भविष्य में एक फौजी डिक्टेटर है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटर है, जिस तरीके से असीम मुनीर है, असीम मुनीर को मैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटर मानता हूँ। वही है जो अपने आप को अमीर बना रहा है, आप लोगों को गरीब बना रहा है। और उससे अगर आप खुश हैं तो खुश रहिए। आपको अगर उसे आप सोचते हो कि भारत के साथ जीतोगे तो जीतो और जीतो। हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारा असलियत तो हमें पता है कि पिछले 2 क्वार्टर्स में 8% से ज्यादा हमारा ग्रोथ हो रहा है। राइट, लोग बाहर से ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट ने बता दिया कि भाई एशिया के अंदर यूएसए चाइना के पीछे भारत एक मेजर पावर है। और कॉम्प्रिहेंसिव मेजर पावर ऑन 8 पैरामीटर्स उन्होंने आंकड़ा लगाया और बोला कि भाई भारत एक मेजर पावर है। तो पाकिस्तान कहाँ है? वहां पता नहीं कहाँ किस कोने में पड़ा है। तो वो क्या हमारा हार है अब सिंदूर के बाद? सो आप वॉर इज नॉट अ मैटर ऑफ, it's not a joke that you lose 4 5 aircraft and you lost a war. War is a continuation of politics by other means and back to politics. So I think Pakistan तो ऐसे ही रहेगा. We have to deal with Pakistan whichever way it is, and we'll deal with it. पर आज के दिन भारत में पाकिस्तान के ऊपर हमारा फोकस कम हो गया, मैं साफ बता रहा हूँ। जिस तरीके से आपने बताया, our focus is कि बड़े देशों के साथ किस तरीके से हम अपना अफेयर्स रखें। हाउ कैन इंडिया प्रोग्रेस एंड बी वन ऑफ द टॉप नेशंस इन द वर्ल्ड? हम सोचते हैं कि हमारा प्रोग्रेस उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए, और हम तो और तरक्की करना चाहते हैं। वी आर केयरफुल टू द फैक्ट दैट वी शुड स्ट्राइव टू गेट डेवलप मोर। हमारा जो संकल्प यही है कि हमारा सबसे बड़ा गरीब आदमी अब जिस दिन उसका ही इज हैप्पी, फिर भारत इज डेवलप्ड नेशन। हमारा फोकस उसके ऊपर है। ये नहीं कि हमारे पास अदानी है, अंबानी है, वो दैट्स ओके, वो रह सकते हैं। हमारा फोकस भारत के गरीब लोगों के ऊपर है। वो सबसे हमारा वीक पार्ट ऑफ द सोसाइटी है। जिस दिन वो वीक पार्ट ऑफ द सोसाइटी मजबूत हो गया तो फिर भारत अपने आप मजबूत हो जाएगा। हमारा फोकस वो है। राइट, हमारा फोकस ये है कि हमारे बच्चों को और आने वाले पीढ़ियों को अच्छा तालीम मिले, वो बने साइंटिस्ट बने, एजुकेटर्स बने, इंजीनियर्स बने, लॉयर बने। वी आर लुकिंग एट दैट। और लोग पूरा दुनिया में भारत की ओर देख रहे हैं कि भाई भारत के पास इज द लास्ट स्टॉप फॉर मैन पावर फॉर दिस वर्ल्ड। क्योंकि चाइना में भी मैन पावर, जैसे आपको पता है, एजिंग के वजह से और उनका खुद वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से आबादी घट रहा है। जापान, कोरिया, ये जितने एडवांस नेशंस हैं उनके पास मैन पावर नहीं है। मैन पावर का भंडार जो है सिर्फ भारत के अंदर है। और एजुकेटेड मैन पावर तो वैसे पाकिस्तान में भी है, जो कोई काम के नहीं है। कोई पाकिस्तानी को ले के जाता भी नहीं है। और पाकिस्तान में एक ही एक्सपोर्ट है, वो बेगरी, भीख मांगा। वो यूएई में भी जाके भीख मांगते हैं, उसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते। सो सो देयर इज अ बिग डिफरेंस व्हिच इज गोइंग ऑन इन इंडिया। और आज के दिन आप किसी एक एनालिसिस में देखिए, कोई भी एनालिसिस देखिए, ऑन जियोपॉलिटिक्स हुआ या इकोनॉमी हुआ
या कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर हुआ, उस सब में भारत का नाम इज्जत और रेस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। सो वी आर गोइंग टू दैट। और इसी में एक कदम जो हमने लिया वो रशिया के साथ, जब पुतिन साहब अभी आए जी, मैं अभी पूछने तो वाला था सर। हाँ, इस पे हमें बताइए। पूछिए, आप पूछिए। जी, जी सर, बहुत ही जिसे कहते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग किस्म का विज़िट रहा। अगरचे रशिया के और भारत के रिश्ते बहुत पुराने हैं, कभी भी टूटे नहीं। और अब और आगे बढ़ रहे हैं, जबकि इंटरनेशनली प्रेशर रशिया पर भी है और भारत पे भी है यूक्रेन की जंग की वजह से। लेकिन भारत बहुत उम्दा ढंग से बैलेंस भी कायम रखे हुए है। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जब मिले तो उन्होंने यूक्रेन की भी बात की और खुद प्रेसिडेंट पुतिन ने भी कहा कि हम भी यूक्रेन के मसला को हल करना चाहते हैं। वो एक तो खैर एक अलग बात है। लेकिन सर, जो बहुत ही बड़ा विजिट था, पूरी दुनिया की निगाहें थी। मैंने गौर किया कि दुनिया ने कोई कमेंट्री नहीं की, नेगेटिव कमेंट्री नहीं की। शायद मैं एंटिसिपेट कर रहा था। अब दुनिया भी जानती है कि भारत वही करेगा जो भारत को सूट करता है। तो इस सारे सर सागा में आप इस विजिट को डिफेंस के एग्रीमेंट में, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट में, इकोनॉमिक एग्रीमेंट में, फिर आप आईटी के भी प्रोफेसर हैं, उसके भी कॉन्टेक्स्ट में जो बड़े-बड़े हमें ऑप्टिक्स नज़र आ रहे हैं, हमें वो भी बताइए। या देखिए, जब प्रेसिडेंट रशिया से यहाँ आए थे तो उम्मीद था कि बड़ा डिफेंस डील्स होंगे, बिग टिकट आइटम्स के ऊपर हस्ताक्षर होगा वगैरह। कुछ हुआ ही नहीं। लोग यहाँ भी आलोचना हो रहा है कि क्यों नहीं हुआ, फिर तो ये पूरा मीटिंग फेल है। नहीं, ऐसे नहीं है। ये सोच जहां भी है वो गलत है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेसिडेंट पुतिन विजिट टू इंडिया उस बात पे है कि एक हिस्टोरिक रिलेशनशिप है विच हैज बीन रीइंफोर्स्ड। दैट इज इंपॉर्टेंट। और ये रिलेशनशिप आज से नहीं, पिछले 70 साल से चला आ रहा है। राइट, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। एक ब्रॉड बेस्ड स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है। इसमें क्या है कि अगर आप रशिया के हालत देखेंगे, रशिया रशिया जो है वो यूएसए से परेशान है, वेस्टर्न यूरोप से भी परेशान है, इनफैक्ट वेस्टर्न सोसाइटी से परेशान है कि सैंक्शंस वगैरह हैं पिछले 3 साल से। एक और उसके साथ ऊपरी दिखावा के लिए चाइना के साथ बड़ा दोस्ती है, पर चाइना के चुंगल में भी फंस रहा है, उसको वहां से आउट चाहिए। तो आज के दिन रशिया को उसके लिए भारत की जरूरत है। उसी तरीके से भारत जो है यूएसए के साथ पहले ठीक थे संबंध, अभी उतना ठीक नहीं है। ट्रम्प ने जो किया है, सैंक्शंस वगैरह लगाया है और टैरिफ 50% से ज्यादा कर दिया है। और इस साइड चाइना के साथ भी हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं है। तो हमारे लिए भी एक हेड्ज है रशिया। तो ये जो मीटिंग है, it is important from that point of view. Russia has a hedge against China and USA. India has a hedge against China and USA. So geostrategically, geopolitically, ये मैं मानता हूं कि ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप है और सबको एक संकेत है कि भाई हम एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे के हाथ नहीं छोड़ेंगे। भले यूएसए हमारे हाथ छोड़ दे या यूएस चाइना के साथ तो कोई उम्मीद नहीं है, तो बट वी विल टेक्नोलॉजी के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग है, मिलिट्री के ऊपर अंडरस्टैंडिंग है, सबके ऊपर अंडरस्टैंडिंग है। पर इसका कोई बड़ा दिखावा नहीं हुआ इस समिट में। दिखावा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि यूएसए इज नॉट हैप्पी विद इंडिया गेटिंग क्लोज टू रशिया। अगर मान लो 2-3 डील हम साइन कर लें, डिफेंस डील F-35 का या S-500 का वगैरह, इमिडिएटली सैंक्शंस होते यूएसए से। सो करने की जरूरत क्या है? जिस दिन हमने डील करना है रशिया के साथ, हम डील कर लेंगे। वैसे भी हमने डील अभी भी उसको पुतिन जी या आने से पहले ही हमने वो न्यूक्लियर सबमरीन के डील कर दिया। और 2-4 उस तरीके के डील जिस दिन होने चाहिए वो होंगे अपने आप, विदाउट बिग शो।
और अगर आप चाइना के अंदर न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे तो वहां भी उनको प्रॉब्लम है कि इंडिया और रशिया के बीच में जो अ, ये विजिट हो रहा है पुतिन का, उससे वो भी परेशान है कि ये दोनों अगर मिल गए तो हम कहाँ रहेंगे, राइट? सो देर इज अ वेरी डीप understanding is required about this visit and this deal. I won't, there's no deal on this understanding. और फिर एक हमने एक लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन किया है। ये उनके ये लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट रशिया के पार्लियामेंट ने भी पास कर दिया है। वो लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट के साथ रशिया और इंडिया के बीच में लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट इज सिमिलर जो इंडिया और यूएसए के बीच में है, कि एक दूसरे के लिए मदद करेंगे लॉजिस्टिकली। इसका मतलब क्या है? आई मीन, इंडियन शिप्स गोइंग टू रशिया विल गेट हेल्प देयर, उसी तरीके से रशिया के शिप्स यहाँ आएंगे तो उनको हेल्प मिलेंगे। इंडिया को क्या चाहिए रशिया से लॉजिस्टिक्स शिप्स के लिए? वो ये है कि जब नॉर्थ आर्कटिक रूट्स खुलेंगे तो हमें बेसिस मिलेगा उधर, we will get space there. So this is a long standing agreement, relos, right? So which has been done. So I think there's a lot of value. उसके ऊपर स्पेस के ऊपर भी अंडरस्टैंडिंग है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर अंडरस्टैंडिंग हो गया है, डिफेंस के ऊपर तो है ही। और इसके अलावा रशियन प्रेसिडेंट यहाँ जब आए एक बड़ा ट्रेड डेलीगेशन लेके आए, और इसका जो मायना है बहुत लोगों को शायद ये संकेत सबको पहुंचाने में बताना चाहता हूँ। जब मैं सर्विस में था, रशिया के साथ काफी बातचीत होता था हमारा मिलिट्री लेवल्स में। जब भी मिलिट्री डेलीगेशन रशिया के यहाँ आते थे, और हमारा ओर से हम एक दो बार मैं भी अटेंड कर चुका हूँ जब उन पदों में था, तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, जब रशिया का जो डेलीगेशन बड़ा हो जाता है, उनका इंटरेस्ट बड़ा होता है, इधर फोकस्ड इंटरेस्ट होता है। और मैं वही देख रहा हूं क्योंकि अपना व्लादिमीर पुतिन के साथ एक बड़ा डेलीगेशन लेके आए, बिजनेस डेलीगेशन। इसका मतलब वो दे आर इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस एंड इंप्रूविंग ट्रेड विद इंडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ट्रेड जो है, ट्रेड के संबंध वगैरह ओवरनाइट शुरू नहीं होते, ये धीरे 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 शुरू होता है, राइट? हमारा जो अभी तक एनर्जी के संबंध अच्छे हैं, न्यूक्लियर कोऑपरेशन अच्छा है, डिफेंस डील्स अच्छे हैं। अब अगर इसके साथ साथ ट्रेड भी शुरू हो गया, हमारा मैन पावर अगर वहां जाके रशिया में हेल्प कर सकता है, तो आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स कैन कम। एंड टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए वो रशिया के साथ बरामद है। और पहली बार मैं देख रहा हूं 91 के बाद कि रशिया इज प्रिपेयर्ड टू गिव टेक्नोलॉजी टू इंडिया। रशिया इज प्रिपेयर्ड टू गिव टेक्नोलॉजी अबाउट न्यूक्लियर सबमरीन्स, अबाउट फाइटर्स, अबाउट मेनी थिंग्स, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भारत के अंदर इवन 10% टेक्नोलॉजी आ गया रशिया से, और उसके साथ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर अंदरूनी तरीके से लगाओ, तो वी विल गो समवेयर एल्स, राइट? एंड व्हाट जो भारत के साथ है वो और रशिया के साथ है, अगर आप दोनों मिला लोगे तो एक बड़ा शक्ति निकल आता है, और वी कवर अप ईच अदर्स वीकनेसेस। सो आई थिंक नॉर्मल तरीके से अगर पुतिन जी का अगर आप विजिट देखोगे तो नथिंग ग्रेट हैपेंड। सिर्फ दे मेट ईच अदर, डिनर हो गया, ये हो गया, दो चार बातें हो गई और चले गए। बट अगर वो पर्दा अगर आप हटा दोगे और पीछे के क्या एक्शन हुआ अगर आप देखोगे, लॉट ऑफ डेप्थ इन दिस रिलेशनशिप। जिसको संकेत मिलना था उनको मिल गया है, राइट? सो आई थिंक दिस इज पर्सनली आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिट्स जो हुए हैं। एंड द रिएक्शन विल कम, ऐसी बात नहीं है, रिएक्शन विल कम।
और कुछ इम्पोर्टेंट बात भी हुआ है, जैसे आपने बताया कि यूक्रेन वॉर खत्म करने के लिए सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी ही एक आदमी है जो प्रेसिडेंट पुतिन को बताया है कि भाई युद्ध खत्म करो। पहले उन्होंने बताया ये युद्ध का टाइम नहीं है, और उन्होंने अभी बताया कि भाई मैं यही चाहता हूं कि ये युद्ध खत्म कर ले। और उन्होंने भी रेस्पॉन्स अच्छा दिया है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स। इस टाइप का पॉजिटिव रेस्पॉन्स उन्होंने यूरोप में नहीं दिया। यूरोप में क्या बोला पुतिन ने? उन्हें बोला कि भाई यूरोप को लड़ाई चाहिए तो हम लड़ेंगे उनके साथ। सो आई थिंक वन हैज टू सी कि ये बातचीत किस तरीके से हो रहा है। जी, आपने बात की कि रशिया ने पहली बार अपनी मार्केट को ओपन किया है भारत की स्किल्ड लेबर वर्कफोर्स है। या वर्कफोर्स एंड लेबर के लिए, हाँ, यस। 70,000 के करीब उन्होंने कहा कि आ सकते हैं। वीज़ा जो है दोनों देश आपस में बहुत ही ईज़ी कर रहे हैं। भारत ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो कह दिया कि रशियन टूरिस्ट के लिए 1 मंथ का जो ई-वीज़ा है, वो तुरंत मिलेगा। और इस तरह के हुए। अच्छा, अब जो आपने ठीक कहा कि जो स्ट्रैटेजिक और डिफेंस बातें हैं, वो शायद स्ट्रैटेजिकली उन्होंने ओपनली डिस्कस नहीं की, वो तो किसी वक्त भी हो सकती हैं। जैसे आपने बताया कि सबमरीन तो अभी 1 हफ्ता पहले ही उसका एक एग्रीमेंट हुआ है। तो असल मामला ये कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, बिज़नेस का बढ़ाना और फिर ये जो वर्क फोर्स है, इसका बढ़ना, उधर से टूरिस्ट का आना, ये एक बहुत गहरा रिश्ता फर्दर बनेगा। तो ख़ासतौर पर आईटी की दुनिया में भारत बहुत आगे है और रशिया भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन चीज़ों में बहुत सालों से बहुत आगे है। न्यूक्लियर रिसोर्सेज रशिया के बेपनाह हैं। तो ये वो चीज़ें जो हैं सर, इनको आप कैसे एक्सपेंड करते हैं अपने थॉट में? ओके, वे एक चीज, विल जस्ट टेक वन टॉपिक, न्यूक्लियर, राइट। न्यूक्लियर कोऑपरेशन में तीन हिस्से हैं इंडिया और रशिया के। पहले है कि ओवरऑल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को बढ़ाना है। जैसे कुडानकुलम में हमारा एक न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहा है, रशिया हमें मदद कर रहा है उसको क्रिटिकल बनाने में, और उससे क्या है, ऊर्जा पैदा होगा और क्लीन एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी। आज के दिन हमारे जो देश तरक्की कर रहा है, और तरक्की करना है तो हमें ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कहां से आएगा? और न्यूक्लियर एनर्जी हमारा सिर्फ 2.16% ऑफ और एनर्जी बास्केट है, उसको फैलाना है, उसके लिए नए न्यूक्लियर प्लांट्स लगाना है। और उसमें रशिया का आज तक, अभी तक भागीदारी बहुत है और आगे भी बढ़ेगा। सो दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। सेकेंड थिंग इज, हमारे पास यूरेनियम नहीं है, रशिया के पास यूरेनियम है। इनफैक्ट रशिया के पास इतना यूरेनियम है, और रशिया यूएसए को भी देता है यूरेनियम। जो है, जब एक दूसरा एक्सपोर्ट होता है, वो इट इज एक्सपोर्टेड एज यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, एंड रशिया एक्सपोर्ट्स इट टू यूएसए अब आज तक, एंड दे गिव इट टू अस आल्सो। सो वी नीड, वो भी न्यूक्लियर कोऑपरेशन है। फिर हमारे लिए रशिया से स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स का टेक्नोलॉजी चाहिए, राइट। स्मॉल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज किस लिए चाहिए आपको? अगर हमारे हिमालयन एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी पैदा करना है तो स्मॉल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज चाहिए, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स चाहिए। सबमरीन्स में स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगते हैं, और छोटे छोटे गांव और कस्बों में या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स में ये लग सकता है। स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी के साथ अ, बहुत यूजेस हैं, सिविल, मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक, सब कुछ। उसके बाद फ्लोटिंग रिएक्टर्स, आपको हमें फ्लोटिंग रिएक्टर्स चाहिए, क्योंकि फ्लोटिंग रिएक्टर्स के साथ हम समुद्र में लगा के ऊर्जा पैदा कर सकते हैं बहुत किफायती से। तो वो टेक्नोलॉजी भी रशिया के पास है। अगर आपको एंटार्क्टिका में जाके, बेस है हमारे पास, राइट, सो वी वांट टू एक्सपैंड दैट होल्ड इन एंटार्क्टिका, वहां भी आपको फ्लोटिंग रिएक्टर्स की जरूरत पड़ती है। सो ओवरऑल न्यूक्लियर एनर्जी में we have a huge role to play with each other, right?
क्या ये एक तरफा ही है? नो। कल के दिन जब हमारा यूरेनियम का साइकिल जो है, हमारा 3 स्टेज यूरेनियम प्रोग्राम है, अभी हम सेकंड स्टेज में पहुंच गए। थर्ड स्टेज जो है ये पहुंचेंगे अगले 5-6 साल में। जिस दिन हम यूरेनियम का थर्ड स्टेज में पहुंच जाएंगे, विल स्लोली स्टार्ट बिकमिंग न्यूक्लियर एनर्जी सरप्लस। उस वक्त हम विल पे बैक, बिकॉज दैट न्यू यूरेथोरियम टेक्नोलॉजी में भारत लीडर्स है। बिकॉज वी बहुत लोगों को पता नहीं है, क्योंकि ये इनफैक्ट गनर शॉट में मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, 3 स्टेज प्लान ऑफ भारत ऑन यूरेनियम, नॉट यूरेनियम, सॉरी, थोरियम, थोरियम टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब देखिए, सो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी। सो इवन फॉर दैट, उसको साकार करने के लिए वी नीड रशियन हेल्प टू किक स्टार्ट। उसके लिए प्लूटोनियम चाहिए हमें, और वो प्लूटोनियम के लिए बेसिक यूरेनियम चाहिए। और जिस दिन हमें हमारा थर्ड स्टेज में हम पहुंच जाएंगे थोरियम साइकिल के अंदर, उस दिन हम सरप्लस हो जाएंगे, एंड उस वक्त वी कैन गिव इट बैक टू रशिया और अदर्स। सो देयर इज अ लॉट हैपनिंग ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर। स्पेस देखिए, यू नो, जिस देश के पास स्पेस टेक्नोलॉजी है, वो देश सुपर पावर है। ये कहावत है। राइट, आज के दिन चंद देश के साथ ही स्पेस टेक्नोलॉजी है। सब लोग इस टाइप का सोच लगाते नहीं है। और हमारा देश देखिए, हम मंगल तक चले गए, वैसे चंद्रयान का भी ये हो गया, और रशिया के पास वो टेक्नोलॉजी है। सो स्पेस कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई हैव जस्ट गिवन यू सिर्फ दो। तीसरा, आप ब्रह्मोस देखिए। ब्रह्मोस इज अ मॉडल फॉर इंडिया यूएस रशिया डिफेंस कोऑपरेशन। और अभी ब्रह्मोस हमने ऑलरेडी 2 देशों में दे दिया है, और तीसरा देश तैयार है। अभी मेरे ख्याल में इंडोनेशिया भी तैयार है लेने के लिए। इट्स अ सो जॉइंट डिफेंस एक्सपोर्ट ऑफ मेजर आइटम्स। आज तक अगर किसी ने मिसाइल्स एक्सपोर्ट किया है, वो चाइना और यूएसए, और तीसरा हमारा देश, यानी हम, मतलब इंडिया एंड रशिया। सो देयर इज लॉट ऑफ स्कोप। एक और मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, म्यांमार देखिए। आपको हैरानगी होगी कि म्यांमार डिपेंड्स अ लॉट ऑन रशिया। एक जमाना था जब म्यांमार भारत के साथ उनके बनता नहीं था, और चीन के साथ भी बनता नहीं था। तो म्यांमार वेंट हेविली टुवर्ड्स रशिया। एंड आज भी मैं म्यांमार के ऑफिसर्स के साथ और उनके लोगों के साथ बातचीत कर चुका हूं। उनके आधे इंजीनियर्स वो सब रशियन एजुकेटेड है। राइट, म्यांमार, अब जैसे पता है, हमारे लिए प्रॉब्लम है। हमारे पूर्वोत्तर में, मणिपुर में और मिजोरम में उनके साथ प्रॉब्लम है, उनका सिविल वॉर चल रहा है। अगर भारत और रूस मिलकर म्यांमार को टैकल करेंगे, तो ये रीजनल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। सो आप किसी तरीके से देखिए, बहुत लोगों को इसके बारे में शायद पता भी नहीं हो, क्योंकि हमारे जो नजर नॉर्मल आदमी का, और मैं हर वक्त क्या है कि आप पाकिस्तान की ओर देख रहे हो, या चाइना की ओर देख रहे हो, और यूएसए की ओर देख रहे हो। भाई, बाकी देश भी हैं। राइट, सो आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो रिलेशनशिप है रूस के साथ, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑफ कोर्स कल्चरल कनेक्ट तो है ही। मेरा नाम जोकर या आवारा से लेकर अभी तक। और मैं एक पर्सनल एक उदाहरण देता हूँ। सर्विस में था, 2008 या 9 की बात है। हम गए थे कजाकिस्तान ऑफिशियल डेलीगेशन में। हमारा डेलीगेशन में तकरीबन 20-25 लोग थे, हम ऑफिसर्स। और ऑफिशियली वी वेंट, एंड हमारे लिए एक वन गर्ल वाज गिवन टू अस एज और कोऑर्डिनेटर और लाइजन ऑफिसर। वो रशियन थी, क्योंकि कजाकिस्तान में काफी रशियन होते हैं, और रशियन ओरिजिन की थी।
तो हम एक दिन, पहले दिन तो नॉर्मल बात करते रहे। दूसरे दिन जब जान पहचान थोड़ा हो गया उस लड़की के साथ, तो अचानक मैंने पूछ लिया कि भाई तुम्हारा फर्स्ट नेम क्या है? तो उसने बोला इंदिरा। मैंने कहा इंदिरा? तो उसने फिर हंस के बोला नहीं, ये बहुत बड़ा फकर के साथ, हाँ मेरा नाम इंदिरा है और मेरा नाम रखा गया है इंदिरा गांधी के, बेस्ड ऑन मिसेस इंदिरा गांधी। मैंने कहा क्यों? सो देन शी टोल्ड मी, सर उन दिनों में हर तीसरा चौथा लड़की जो यहाँ रूस के अंदर पैदा होती थी, उसका नाम रखा जाता था इंदिरा गांधी, एक मिसाल के तौर पर। दैट इज द कल्चरल कनेक्ट। ये हमें पता ही नहीं था कि वो इतना मानते हैं कि हमारा देश को, हमारा प्रधानमंत्री को, कि हर आम नागरिक रूस के, उस वक्त यूएसएसआर के, वो अपने लड़कियों को हमारे प्राइम मिनिस्टर के नाम देते थे। ये तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया। और अगर आप इन देशों में जाओगे आज भी, कजाकिस्तान हुआ, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में या रशिया में, जिस तरीके से ये भारतीयों के साथ ताल्लुक रखते हैं और जिस तरीके से बात बर्ताव करते हैं, इट इज आई ओपनिंग, आई ओपनिंग। आपको इतना इज्जत और कहीं नहीं मिलेगा। आप यूरोप में चले जाइए या यूएसए में चले जाइए, आप कितना पैसा कमा लो, आप कितना आईटी में बड़ा हो जाओ, आज तो आप देख ही रहे हो यूएसए में क्या हो रहा है। पर इन लोगों के साथ कोई दिक्कत नहीं है हमारा। सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ बिटवीन इंडिया एंड रशिया। काफी हासिल कर चुके हैं, पर मेरे ख्याल में इसका रास्ता और भी लंबा है। और ये एक तरफा नहीं है। इवन रशिया नीड्स इंडियाज पॉलिटिकल सपोर्ट इस वक्त या आगे भी जाके, क्योंकि रशिया अगर कल के दिन यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाएगा या इट विल गो डाउन, यूक्रेन का युद्ध खत्म नहीं होगा, ये मैं पहले ही बताना चाहता हूँ। अगले 10-15 साल तक ये खत्म नहीं होगा। ये इट विल टोन डाउन, इट विल बिकम अ कोल्ड वॉर। इट विल नॉट इवन बी अ कोल्ड वॉर, इट विल बी समटाइम हॉट आल्सो। So, when this whole thing goes down, you will find that Russia needs India's economy. उनका खुद का इकोनॉमी will transit from a war economy to a peace economy. और उस ट्रांजिशन में रशिया विल नीड इंडिया। सो आई थिंक देर आर, ये इसके अंदर बहुत पहलू हैं, so which are very important. I mean, ये ऐसे बात तो मैं मिसाल के साथ आपको बता के जा सकता हूँ पूरा रात भर, राइट? बट दैट्स नॉट द पॉइंट। बहुत अच्छे ढंग के साथ आपने हमारे व्यूअर्स को और मुझे भी एजुकेट किया कि रशिया और इंडिया के जो रिश्ते हैं कितने पुराने हैं और इस वक्त उनकी क्या इम्पोर्टेंस है और आने वाले सालों में क्या-क्या उसके और पोटेंशियल्स हो सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। आज की बातचीत को कंक्लूड करते हुए जहाँ से हमने बातचीत शुरू की थी पाकिस्तान से, तो मैं थोड़ा-सा और उस पे वापस इसलिए जाना चाहूँगा कि आसिम मुनीर अब 5 साल के लिए हो गया चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्स। भारत को इसकी कोई चिंता नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन वो उस रीजन में, और अफ़गानिस्तान का भी आपने तज़किरा किया, तो उस रीजन में अब क्या आप देखते हैं एज एन एक्सपर्ट, एज टॉप मिलिट्री ऑफिसर, एज इन रिटायर्ड कैपेसिटी, आपकी बहुत गहरी निगाह है। भारत की मिलिट्री लीडरशिप जो बार-बार पाकिस्तान को बता रही है कि अगर आपने अब इस बार कोई मिस एडवेंचर किया तो बहुत आपको सबक मिलेगा, वो सब आपके कोलीग रहे हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में आज की बातचीत को कंक्लूड कीजिए प्लीज। राइट। आप, मैं भारत की ओर से, भारत की सोच क्या है आज के दिन, ये सबको समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिछले साल मेरे से पूछते कि भाई व्हाट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया, मैं बोलता चाइना। चाइना की ओर देखो, और चाइना के बारे में काफी कुछ बात कर रहा था। पर पिछले एक साल में जो गतिविधियां पाकिस्तान के अंदर हुई हैं और जो हालत चीन का है,
चीन का भी अंदरूनी हालत उतना ठीक नहीं है। और पाकिस्तान का जो हालत है, इट इज बिकम अ डेंजरस सिचुएशन। पाकिस्तान इज नॉट डेंजरस फॉर इटसेल्फ, इट इज डेंजरस सबके लिए, और खास करके इंडिया, क्योंकि ये जो पाकिस्तान का लीडरशिप है, उसका एक ही मंत्र है, एंटी इंडिया। तो ये कुछ कर सकते हैं। और सो फॉर अस, और ये बात मैं, मेरा खुद का बात नहीं है, मैं काफी लोगों से ये बात कर चुका हूं। आज शाम को ही एक मेरा दोस्त है, वो भी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है, उनके साथ जब हम बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने भी यही बोला, आगे जाके पाकिस्तान जो है इंडिया के लिए एक, इट्स अ न्यूसेंस, एक नसूर है। वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, और आगे जाके ये प्रॉब्लम होगा हमें। वी शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी एंड इट्स जनरल्स और कोई चूरन पाकिस्तान को नहीं दे सकते आवाम को। ना उनके लिए इकोनॉमी ठीक कर सकते हैं, ना उनका पॉलिटिक्स ठीक है, ना उनको पानी दे सकते हैं, ना उनको खाने के लिए, पैदावार बढ़ाना तो छोड़ो, वो घट रहा है। वो खुद उनके आवाम को लूट रहे हैं। वो क्या देंगे किसी को? किसी को कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ अपने आवाम को लूट सकते हैं। अगर ये लूट का कारण, अगर आप दिखाओगे कि भाई हम, क्योंकि हमारा थ्रेट इंडिया है, इंडिया के विरुद्ध कुछ करना है, इसीलिए हम आपको लूट रहे हैं, तो लोग माने, शायद वो मान भी रहे हैं। सो और ये सब साकार करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे अगेंस्ट इंडिया। उनको ये पता होना चाहिए, इसीलिए हमारे आर्मी चीफ या कोई भी आर्मी कमांडर या कभी कभी हमारा रक्षा मंत्री यही बोलते जा रहे हैं कि पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपने हरकत बड़ा क्लियर कर चुका है। और ये दिस इज ऑल्सो रिपीट ऑफ व्हाट हैपेंड इन 1971। 1971 में जो हुआ है ईस्ट पाकिस्तान में और आज के बांग्लादेश में, वही यहां भी हो रहा है। पाकिस्तान में किस तरीके से ऑप सर्चलाइट 2 शुरू होगा या कब होगा, ये हमें पता नहीं है। कभी भी हो सकता है, कभी भी अकाल पड़ सकता है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप देखेंगे किस ईस्ट पाकिस्तान क्यों टूट गया है, ईस्ट पाकिस्तान दो तीन वजह से टूट गया। नंबर एक, वहां एक ऑप ये साइक्लोन बोला था, वो हुआ था नवंबर 1970 में। उसमें 5 लाख से ज्यादा ईस्ट पाकिस्तानी मर गए, और ये याया खान वगैरह ने कुछ नहीं किया। एक दूसरा, इलेक्शंस जो शेख मुजीबुर रहमान जीत गए, दिसंबर 1970 की बात है, राइट। उनको दिया नहीं और उनको जेल में अंदर कर दिया। और उसके बाद अप्रैल 1971 में ऑप सर्चलाइट शुरू किया, क्रैकडाउन शुरू किया, जिसमें इन्होंने बलात्कार और जेनोसाइड वगैरह, ये तो इट इज रिकॉर्डेड। मेरे ख्याल में पाकिस्तान हैज गॉन थ्रू द फर्स्ट 2 स्टेजेस। दे हैव, वहां साइक्लोन हुआ था, यहाँ फ्लड्स हुए हैं। इन्होंने भी इलेक्शन चोरी कर लिया बिल्कुल जिस तरीके से, right? तीसरा है कि क्या किसी दिन पाकिस्तान के अंदर ऑप सर्चलाइट 2 शुरू हो जाएगा? जब पाकिस्तान के अंदर ऑप सर्चलाइट 2 शुरू हो जाएगा, तो उस दिन पाकिस्तान टूट जाएगा। एक हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। क्या ये हालात ठीक हैं कि ये ऑप सर्चलाइट 2 शुरू करने के लिए? ये धीरे धीरे उसी तरीके से चल रहा है। अगर आप देखिए कि याया खान ने जिस तरीके से पावर इकट्ठा कर लिया, और उसने भुट्टो को साथ ले लिया, और जिस तरीके से दोनों ने वो जो भी किया किया है, और उसके बाद एवरीथिंग स्टार्टेड, जेनोसाइड स्टार्टेड एंड वन डे इट विल स्टार्ट हियर। और उसका ट्रेलर हमने देख लिया मुरीद के में टीएलपी के साथ। उसका ट्रेलर हम रोज देख रहे हैं बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, जिस तरीके से मुठभेड़ हो रहे हैं वगैरह वगैरह। इकोनॉमिक हालत तो बिगड़ ही गया। So आई एम वेटिंग फॉर दैट ऑप सर्चलाइट 2 टू स्टार्ट।
फिर we'll see what happens. जी सर, थैंक पाकिस्तान यू। रहे ना रहे। राइट, राइट। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक एनालाइज किया। जिस तरह भारत की करंट लीडरशिप, खासतौर पर मिलिट्री हो, पॉलिटिकल हो, वो देख रही है इश्यूज को, और जिस तरह आप उन चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, मामलात उसी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवादी हूँ, आपने इतना कीमती समय दिया और हमारे व्यूअर्स को इतनी तफसील से, इन डेप्थ चीज़ों से बताया। ये वो बातें हैं सर जो हम करते रहें तो ना ख़त्म होने वाली हैं, और ख़ास तौर पर और ख़ास तौर पर आप जैसी हस्ती के साथ। लेकिन हमें कहीं न कहीं आपके वक़्त का भी एहतराम करना होता है और अपनी बातचीत को भी कंक्लूड करना होता है। तो मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत धन्यवादी हूँ, आपने वक़्त दिया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। बातचीत व्यूअर्स आप सुन रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड पीआर शंकर जी की। हम इनसे वक्त चुराते रहते हैं, हमारे बड़े ही मोहतरम हैं और बहुत ही गहरी नज़र है। इनका अपना यूट्यूब का चैनल गनर्स शॉट बहुत ही वाइब्रेंट चैनल है। मैं उसका लिंक अपने इस डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ सर के ट्विटर हैंडल को भी आप फॉलो कीजिए। और सर की बातें इनके अपने गनर शॉट्स में, कभी कभी मेरे यहाँ, और बहुत ज़्यादा भारत के टीवी चैनल्स पे और यूट्यूब व्लॉग्स में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं व्यूज़, आपने हमें वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद और स्टे ट्यून्ड विद टैग टीवी।